प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. They are membrane bound organelles, as I've mentioned. That would be your membrane bound organelles, right? अब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ एक बड़ी जरूरी चीज कि आपके जो प्रोक्सिसोम आपका जो यहाँ पे होता है, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, आपका जो प्रोक्सिसोम यहाँ पे है ये करता क्या है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं. ये करेगा क्या आपका. तो याद रखना इसके अंदर आपका होता है सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो ये जो आपका ऑर्गेनल होगा ना, समझो आपका ये यहाँ पे ऑर्गेनल ही है, ये आपका प्रोक्सिसोम है, राइट. तो इसके अंदर आपका बनता है, इसके अंदर आपको मिलेगा सिंथेसिस ऑफ H2O2, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके अंदर बनेगा और इसी के अंदर उसे ब्रेक डाउन भी किया जाएगा. इसी के अंदर उसको ब्रेक डाउन भी किया जाएगा. तो याद रखना H2O2 इसके अंदर बनाया भी जाता है और H2O2 को इसके अंदर आप ब्रेक डाउन भी करते हो. सो बनेगा इसके अंदर. एंड इवन द डिग्रेडेशन ऑफ H2O2, डिग्रेडेशन ऑफ H2O2, H2O2 कुछ नहीं बेटा, ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी आपका पेरोक्सिसोम के अंदर ही होगा. ये भी आपका पेरोक्सिसोम के अंदर, ठीक है. अब आपको याद ये रखना है कि जब H2O2 बन रहा है तो बन क्यों रहा है, बिकॉज इट्स अ बाय प्रोडक्ट. समझो कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कई बार कुछ चीजें बनती है जिनकी जरूरत नहीं होती, उसी तरीके से आपके यहाँ पे H2O2 बन रहा है. सो H2O2 इज गेटिंग फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट और फिर बाद में आपसे ब्रेक डाउन कर देते हो क्योंकि ये ज्यादा रखना टॉक्सिक हो सकता है. देन इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन. तो आपको याद ये रखना है कि पेरोक्सिसोम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका पेरोक्सिसोम है, ये आपका ऑर्गेनल है पेरोक्सिसोम. ये जो पेरोक्सिसोम आपके पास है, इसके अंदर जब मैं H2O2 को ब्रेक डाउन करता हूं तो उसके लिए मुझे एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है. एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय कैटालेज. ये आपको याद रखना है. सो दिस इज एंजाइम नोन एज योर कैटालेज. और इस एंजाइम की मदद से मैं H2O2 को ब्रेक डाउन करता हूं. सो दिस इज बीन ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम कैटालेज. ये आपको याद रखना है. कई बार वो लोग नीट में क्या करते हैं ना, दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैटालेज. तो याद रखना कैटालेज आपको मिल रहा है इन द पेरोक्सिसोम्स के अंदर. कई बार आपको क्वेश्चन सिंपल आता है दैट दिस एंजाइम इज सीन वेयर. तो याद रखना कैटालेज एंजाइम आपको मिलेगा विद इन द पेरोक्सिसोम. और इसका काम क्या करना है, इसने ब्रेक डाउन करना है आपके H2O2 को इनटू योर H2O बेसिकली. तो इसको ये ब्रेक डाउन करेगा. सो इट इज बीन ब्रोकन डाउन बाय माय कैटालेज एंजाइम. इतनी स्टोरी याद रखनी होगी पहले आपको. सिंथेसिस भी अंदर हो रहा है, ब्रेक डाउन भी अंदर हो रहा है, और ब्रेक डाउन कौन कर रहा है, मेरा कैटालेज एंजाइम. क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. रिपीट करना होगा तो बोल देना, या फिर चैट में, या फिर डायरेक्टली बोल दो कि रिपीट करना है. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग अबाउट द प्रोसेस जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ जाता है. अब इसको और थोड़ा हम लोग देखते हैं. सो साइट फॉर सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मैंने आपको वहां पे बताया था, कैटालाइज एंजाइम आपको मिलेगा. और पेरोक्सिसोम इज आल्सो इन्वॉल्वड इन फोटो रेस्पिरेशन. ये आपका फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भी आपका इन्वॉल्व होता है. इसको हम समझते हैं कि यार यहाँ पे ये क्या बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं. फोटो रेस्पिरेशन बेटा एक पाथवे है जो आपका प्लांट्स में आपको मिलेगा, जो आप चैप्टर 13 में इसे पढ़ते हो डिटेल में. तो उस पाथवे के दौरान आपका पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होता है. तो इतना पहले आप याद रखिए यार, फोटो रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस, और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तब आपका पेरोक्सिसोम वहां पे इन्वॉल्व होता है. याद रखना फोटो रेस्पिरेशन के अंदर आपका पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होगा. किसी को मालूम है इस प्रोसेस के बारे में अबाउट फोटो रेस्पिरेशन? नहीं मालूम तब भी कोई बात नहीं. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर 13 प्लांट फोटोसिंथेसिस. उसमें ये आपका साइकिल आता है. आपने ये साइकिल तो सुना होगा ना, समथिंग नोन एज अ C3 साइकिल आपने सुना होगा, राइट? वैसे ही आपने C4 साइकिल भी सुना होगा. यस. ये फोटो रेस्पिरेशन जो होता है ना, फोटो रेस्पिरेशन में सर ऑक्सीजन को लिया जाता है अंदर. बहुत सही, बहुत सही. यस, इसके अंदर ऑक्सीजन को लिया जाता है और सारी वहां से गड़बड़ चालू होती है. और रादर देन मेकिंग अ शुगर मॉलिक्यूल ये कुछ और बनाता है. सो बेसिकली इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस. ये इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस और इसको हम बोलते हैं हमारा C2 साइकिल होता है. ये आपका इसे कहा जाता है, ये जो फोटो रेस्पिरेशन जो आपका होता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग C2 साइकिल. अगर हम लोग जब करेंगे इस चैप्टर में तब इस प्रोसेस को हम पूरा देखेंगे. याद रखना नीट 22 के अंदर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था. फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर बेस्ड बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था. तो ये एक आपकी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हिच विल गेट टू सी लेटर ऑन. सो यस, याद रखना उसके अंदर आपका पेरोक्सिसोम आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि पेरोक्सिसोम बिल्कुल इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन.
राइट। अगर आप इतना याद रख सकते हो तो एक और चीज याद रख लो कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान और दो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। पेरोक्सिसोम तो होता ही है, और भी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक तो ये हो जाना है, इसने भी इन्वॉल्व होना है, और एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर आप इतना सीक्वेंस भी अगर याद रखोगे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। अगर आप याद रखते हो ये सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है आपका, हमेशा याद रखना क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सीक्वेंस याद रखना कि आपका जब फोटो रेस्पिरेशन होगा ना तो ये सीक्वेंस में वो चलता है। पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, एंड क्लोरोप्लास्ट, देन पेरोक्सिसोम, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट इज वन ऑफ द सीक्वेंस। अगर आप अभी याद रखते हो आगे याद करने में थोड़ा आसानी होगा। सो दैट इज वन थिंग, ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो अभी क्लियर याद रखो कि पेरोक्सिसोम कहाँ पे इन्वॉल्व है, इन द प्रोसेस ऑफ माय फोटो रेस्पिरेशन के अंदर वो इन्वॉल्व होता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। क्या ये 4-5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दोस 4-5 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका जो फायरफ्लाई है ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इसके अंदर जो आपकी जो लाइट आ रही है ना वो भी एक केमिकल रिएक्शन से आ रही है। जो लाइट जो यहाँ पे बन रही है, राइट, द ग्लोइंग पार्ट व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसके लिए भी आपका पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होता है, इसके लिए भी आपका पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होता है। सो पेरोक्सिसोम्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन दिस आल्सो फॉर द लाइट इन द फायरफ्लाई, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। एज आप लोगों ने मुझे बताया था कि आपको काफी देखने के लिए मिल जाता है। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि शायद सोलन वाले एरिया में मिलता होगा, बट नाउ आई नो कि ये काफी एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट। सो ये भी, इसके अंदर भी आपको पेरोक्सिसोम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट द पेरोक्सिसोम। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्लाइकोसोम्स। यहाँ पे जो अगला टर्म यहाँ पे समझेंगे हम लोग वो आपका यहाँ पे होगा ग्लाइऑक्सिसोम, सॉरी ग्लाइऑक्सिसोम्स। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टर्म ये समझेंगे। अब ये टर्म को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये आपको मिलेगा प्लांट्स के अंदर। कुछ याद रहना रहे, याद रखना, दिस इज ओनली सीन इन द प्लांट्स। इट इज अ टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम। ये आपका एक टाइप का पेरोक्सिसोम ही है, बट यू गेट टू सी देम इन प्लांट्स, ये आपको एनिमल में आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह याद रखनी है इसके अंदर, क्या ये प्लांट्स के अंदर भी, कुछ प्लांट्स के अंदर ये देखने को आपको मिल जाएगा। इवन इन प्लांट्स यू विल गेट टू सी देम इन सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट्स। सो ये उन प्लांट्स में मिलेगा जिनके अंदर आपको ऑयल और फैट एज अ स्टोरेज बॉडी मिलता है, राइट। प्लांट्स विद ऑयल एंड फैट्स एज स्टोरेज बॉडी, उन प्लांट्स के अंदर ही ये आपको देखने के लिए मिलेगा, उनके अंदर ही इसका काम होगा, और बाकी सारे प्लांट्स में आपको ये नहीं मिलेगा। तो पहले तो आप याद रखो कि यार ये ग्लाइऑक्सिसोम्स जो आपके हैं ये प्लांट्स में मिलेंगे और भी मिलने वाले हैं नहीं। और दूसरी चीज, ये आपको हर एक प्लांट में आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ कुछ टाइप के प्लांट्स में ही आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। आपने एक टर्म सुना होगा ऑयल सीड्स करके, ऑयल Yes, sir. सीड्स सुना होगा, पढ़ा होगा, राइट। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इसमें से जो आपका प्लांट बनता है, दे विल बी हैविंग दिस ग्लाइऑक्सिसोम्स, बिकॉज उस प्लांट के अंदर इनिशियल स्टेज पे कई सारे ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लाइऑक्सिसोम्स का काम होता है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। Glyoxysomes are specialized peroxisomes found in plants which are having stored fatty acid or oil, तो इनके अंदर आपको स्टोर्ड फैटी एसिड एंड ऑयल आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट, राइट। सेकंड थिंग, सो याद रखना ये उन्हीं प्लांट्स मिलेंगे जहां पे आपको फैटी एसिड और ऑयल मिल जाए, उन्हीं प्लांट्स में आपको मिलेंगे देखने के लिए। सेकंड पॉइंट देखो, दे आर फाउंड अमंग द लिपिड बॉडीज ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स इन द प्लांट्स। जब आपका एक प्लांट का सीड, समझो ऑयल सीड है, ये जर्मिनेट करता है, समझो ये आपका जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाता है, तो इसके अंदर आपको काफी ज्यादा ग्लाइऑक्सिसोम देखने के लिए मिल जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि इनका काम क्या होता है। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रोल दे प्ले, नॉट दिस, let's see what can, so I'll use this slide to explain the roles of the glyoxysome। देखते हैं यार ग्लाइऑक्सिसोम का काम यहाँ पे क्या होता है। याद रखना, आपके जो ऑयल्स होते हैं, फैट्स होता है, दे अंडरगो समथिंग नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरे जो ग्लाइऑक्सिसोम्स है, इन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस करना है। यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस करना है जिसको हम बोलते हैं हमारा बीटा ऑक्सीडेशन, ऑफ फैट।
फैट का बीटा ऑक्सीडेशन करना है आपका ग्लाइकोक्सिजोम्स ने। अब ये जब किया जा रहा है, इससे फायदा क्या होता है, ये जो फैट होगा इसे ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग एंड इट विल टर्न इनटू माय एसिटाइल कोए। दिस विल टर्न इनटू योर एसिटाइल कोए। ये टर्म आपने देखा होगा, सुना होगा जब आप पढ़ते हो क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जब आप पढ़ते हो तब आपको ये टर्म दिख जाता है, ठीक है। यस। हाँ, अब होता क्या है, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब होता क्या है कि आपका बीटा ऑक्सीजन आपने यहाँ पे किया फैट के साथ। आपकी आवाज कट रही है बेटा, आपको एक बार फिर ट्राई करना पड़ेगा बोलने का, या फिर आप चैट में लिख सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो। कर दो। हाँ, रिपीट कर देता हूँ। तो जो आपके ग्लाइकोक्सिजोम्स है ना बेटा, ये आपके प्लांट के अंदर है। आपका प्लांट था वो जर्मिनेट किया, सीड में से बाहर निकला। अब ये ग्लाइकोक्सिजोम ने क्या करना है, उसके आसपास ऑयल के ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, उसके आसपास ऑयल के ड्रॉपलेट्स है। तो ये क्या करेगा, ऑयल मतलब फैट्स एंड लिपिड्स, दोस फैट्स एंड लिपिड अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन, दे अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन ओवर देयर। अब बीटा ऑक्सीडेशन जब आपके यहाँ पे होता है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ रिएक्शन व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर ऑफ फैट्स। अब जब ये आपका होगा तो क्या होगा, आपके जो फैट्स होंगे दे विल कन्वर्ट इनटू योर एसिटाइल कोएन। जितने भी आपके फैट्स मॉलिक्यूल वहां पर होंगे, जितने भी लिपिड और फैट मॉलिक्यूल होंगे, उनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द एसिटाइल कोए, और ये आपका करने में मदद कर रहा है आपका ग्लाइकोसोम्स, सॉरी ग्लाइकोक्सिजोम्स। अब बात ये है कि यार ये करने का फायदा क्या हुआ, जब आप ये करते हो ना, आपका बनता है एसिटाइल कोए, और फिर इस एसिटाइल कोए को यूज करके हम बना सकते हैं ग्लूकोज। इस एसिटाइल कोए को यूज करके आप बना सकते हो ग्लूकोज। जो पाथवे हमें नहीं समझना, बट ये किया जाता है। सो यू यूज दिस एसिटाइल कोए टू फॉर्म द ग्लूकोज, एंड दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये प्लांट के लिए जरूरी होता है, फिर वो ग्लूकोज को यूज करके वो ग्रोथ के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। उसका ग्लूकोज बन गया, नाउ इट कैन यूज दैट ग्लूकोज फॉर द ग्रोथ पर्पसेस। तो ये काम आपका करेगा यहाँ पे ग्लाइकोक्सिजोम्स। तो आपको जो टर्म की टर्म यहाँ पे याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी योर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज समथिंग डन बाय माय ग्लाइकोक्सिजोम्स। और जब ये किया जाएगा, सॉरी, जब ये किया जाएगा तब आपका पहले एसिटाइल कोई बनेगा, फिर उसे यूज करके तुम बना सकते हो ग्लूकोज, राइट, जो प्लांट यूज कर सकता है। तो इतना आपको याद रखना है। क्या ये स्टोरी यहाँ पे समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई गड़बड़ आ रही हो तो ये यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, इट कैरीज आउट बीटा ऑक्सीडेशन। ये टर्म आपके लिए थोड़ा की हो जाती है, ये टर्म आपके लिए थोड़ा यहाँ पे हो जाता है इंपॉर्टेंट। सो प्लीज नो दैट इट कैरीज आउट द बीटा ऑक्सीडेशन, दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो। इतना याद रखना है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे ग्लाइकोक्सिजोम्स, और यहाँ पे हो गया आपका योर पेरोक्सिसोम्स। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं, ग्लाइकोक्सिजोम्स और पेरोक्सिसोम्स को इवन हम कलेक्टिवली माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। ग्लाइकोक्सिजोम्स और आपका जो पेरोक्सिसोम था उसे हम कलेक्टिवली बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। यू आल्सो कॉल देम एज अ, कभी अगर एनसीईआरटी अगर आप देखोगे ना तो वहां पे उन्होंने दो लाइन देख रखी हुई है माइक्रोबॉडीज करके, उन्होंने कुछ कुछ लिख के रखा हुआ है वहां पे। तो अगर उसे आप देखते हो देन यू रियलाइज कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, यू गेट टू सी समथिंग लाइक दैट एज वेल। तो ये दो चीजें आपकी आती है माइक्रोबॉडीज के अंदर, दिस वन एक ये, और दूसरा आपका था वहां पे पहले वाला पेरोक्सिसोम। सो दिस टू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर माइक्रोबॉडीज। तो क्या दोनों चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? कैन यू गो अहेड बियॉन्ड दिस? क्या ये दो चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया, दिस इज वेयर द मेजर पार्ट ऑफ चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। यहाँ पे जो मेजर पार्ट है चैप्टर का, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अभी हमें करना क्या है, हमें एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन यहाँ पे देखना है, और उसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, राइट। बट उसके पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पीवाईक्यू होंगे। सो विल हैव अ लुक एट सम ऑफ द पीवाईक्यू ओवर देयर। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग और इसे आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते ध्यान से। एन इलैबोरेटेड नेटवर्क ऑफ filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which helps in maintenance of cell shape is called as। कौन सा आपका प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसकी मदद से, चैट में आंसर करना है आपको, जिसकी वजह से आप सेल शेप मेंटेन कर पाते हो। मैं आपको हिंट देता हूं, रूट्स ऑफ सेल। चैट पर बेटा, चैट में आंसर करेंगे सब लोग। यस 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 राइट, बिल्कुल। अपूर्वा, दिव्यांशी, रेखा, नितिका, शगुन, हिना, गुड इवनिंग हिना, काशु, आरुषि, प्रिया, संजना, राइट। ये आपके होंगे बेटा साइटोस्केलेटन, दे आर गोइंग टू बी योर साइटोस्केलेटन। यस ट्रू, साइटोस्केलेटन जो आपके होते हैं बेटा, ये आपके सेल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दे आर द वन व्हिच विल हेल्प इन मेंटेनिंग द सेल शेप, और ये बने होते हैं आपके फिलामेंटस प्रोटीन से। आप मुझे ये बताइए कि साइटोस्केलेटन में कौन से तीन टाइप्स होते हैं? ये आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कौन से तीन टाइप्स आपको मिलेंगे इसके अंदर?
बहुत बढ़िया, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, वेरी गुड, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही था आपने यहाँ पे आंसर, राइट। सो दे आर गोइंग टू बी माय साइटोस्केलेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना है और आंसर करना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, इनमें से किसके अंदर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स। देखते हैं कौन जल्दी आंसर करेगा इसे, बताइए माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको किसमें नहीं मिलेंगे? वेरी गुड दिव्यांशी, नितिका, पारुल, मानसिंह, हिना, रिया, राइट। याद रखना बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं मिलते हैं। फ्लैजेला में आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, सेंट्रियोल्स मिलेंगे और स्पिंडल फाइबर में भी आपको मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको नहीं मिलेंगे। दैट्स द राइट आंसर। अच्छा, फ्लैजेला में अरेंजमेंट क्या था? 9+25 या 9+42, क्या था अरेंजमेंट? बोलो बोलो। 9+2 और सेंट्रियोल के अंदर क्या था अरेंजमेंट आपका? 9+0 9+0, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, राइट। क्वेश्चन नंबर 106, इन प्लांट सेल्स पेरोक्सिसोम्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट? पेरोक्सिसोम किससे एसोसिएटेड होते हैं? अभी अभी हमने देखा था बेटा, अभी देखा था, जल्दी आंसर करो। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा यहाँ पे, फोटो रेस्पिरेशन। यस, फोटो रेस्पिरेशन आपका यहाँ पे सही आंसर होता है, जो आपके पेरोक्सिसोम के साथ एसोसिएट रहेगा। बिल्कुल सही, सबका आंसर यहाँ पे सही आ रहा है, राइट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते कई बार नीट के अंदर, डायरेक्टली लोग ऐसे पूछ लेते हैं, सो इसलिए यू हैव टू नो दोस थिंग्स। नाउ दिस वन, आराम से देखो और आंसर करो। बिसाइड गिविंग आउट सेक्रेटरी वेसिकल, बिसाइड गिविंग आउट secretory vesicles, the Golgi apparatus is also concerned with formation of what? Golgi apparatus is also concerned with formation of what? ये क्या बनाने के लिए जाना जाता है? अरे क्या बात है, आंसर आना चालू हो गया। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। Your Golgi apparatus is known to form your, बढ़िया, यस, लाइसोसोम्स आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। ना ही प्लास्टिड, ना ही ग्रेना, ना ही सेल प्लेट, आपका लाइसोसोम यहाँ पे जो बनाया जाएगा वो आपको बनाया जाएगा बाय माय गोल्गी एपरेटस। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ऑक्सीजोम्स और F1F0 पार्टिकल, इसको मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। ये यहाँ पे बात करें, ऑक्सीजोम इज समथिंग, इसको हम इवन कहते हैं एज एटीपी सिंथेटेज, इसको हम इवन कहते हैं एज एटीपी सिंथेटेज। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको कहाँ मिल सकता है, बता सकते हो आप लोग? राजीव कुमार, Parul has answered this. Parul, that's a right answer. Very good. That's a very right answer. That's a inner mitochondrial membrane. It's going to be an inner mitochondrial membrane. C आपका यहाँ पे आंसर सही होगा, राइट। C आपका यहाँ पे आंसर सही आता है। यहाँ पे मिलता है आपको एटीपी सिंथेटेज, which is also known as ऑक्सीजोम्स। ठीक है, ये हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया किया था तब हमने बताया था हमने आपको एटीपी सिंथेटेज कहाँ पे मिलता है। नाउ ध्यान से देखो और इसे करो। 101 again, नीट का क्वेश्चन, which of the following organelle is located near to the nucleus and contains collection of flattened membrane bound cisternae? ये सिस्टर्ने आपको कौन से ऑर्गेनल में मिल जाते हैं जो न्यूक्लियस के पास में होगा? हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का, चलिए चलिए आंसर करिए अगेन। यस, राइट, वेरी गुड। पीपल हु हैव गॉन फॉर ऑप्शन डी, सब लोग सही है। जिन्होंने ऑप्शन डी किया है सबका सही है, बताता हूँ क्यों। देखो, अरे न्यूक्लियस नहीं होगा बेटा, ये तो आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, ये तो आपका होगा न्यूक्लियस के अंदर होता है, इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। क्वेश्चन में क्या पूछा हमने बना, क्वेश्चन पूछा है अ ऑर्गेनल व्हिच कंटेन्स अ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्ने। अब सिस्टर्ने जो टर्म है आपको दो जगह पे मिलता है, एक होता है आपका ईआर और दूसरा आपका होता है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सही, वो आपका गोल्गी एपरेटस है ना, ईआर तो आपके पास है नहीं यहाँ पे, सो दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। तो ये आप की टर्म इसे यूज कर सकते थे एज अ सिस्टर्ने, दैट टेल्स यू अबाउट कि यार ये बेसिकली आपका है यहाँ पे, दे आर ट्राइंग टू आस्क अबाउट द ऑर्गेनल व्हिच कैन बी ईदर ईआर और गोल्गी एपरेटस। ये समझ आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे कैसे ये आंसर आया? yes sir, yes sir, right? So you get your Golgi because it is something closer to the nucleus and going to be having a cisternae which are going to be a flattened structure. ठीक है, ध्यान से करना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करना। The solid linear cytoskeletal element having a
diameter of 6 nanometer is made up of a single type of monomer. यहाँ पे सिंगल टाइप के मोनोमर से बना हुआ 6 नैनोमीटर के डायमीटर का कौन होता है यहाँ पे आपका साइटोस्केलेटल एलिमेंट? I'm waiting for the answer. आंसर का वेट कर रहा हूं मैं. टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट. हिंट देता हूं यहाँ पे, देखो ये 6 नैनोमीटर इसकी है डायमीटर, दैट्स वन थिंग. और इसका जो मोनोमर होगा वो सिंगल मोनोमर है. इसमें जो मोनोमर वो आपका है यहाँ पे सिंगल मोनोमर. वेरी गुड मनोज, निकिता, काशु, पलक. ठीक है. अब एक बात बताओ, सुनो, इसे आराम से सोचो. अगर लिखा है उन लोगों ने यहाँ पे, अगर उन्होंने मेंशन किया कि सिंगल मोनोमर है, सिंगल मोनोमर आपको किस में मिलता है? एक आपका हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, राइट, और एक आपका हो गया माइक्रोफिलामेंट. दूसरा आपका हो गया यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट. इन दोनों के अंदर आपको सिंगल मोनोमर मिलता है. माइक्रोट्यूब्यूल में मोनोमर कौन सा होता है आपका? बताओ जल्दी. हाँ जी, बहुत बढ़िया, इट इज गोइंग टू बी ट्यूब्यूलिन. और माइक्रोफिलामेंट के अंदर कौन सा होता है मोनोमर? राइट, एक्टिन. अब उन्होंने, अगर वो लोग कह रहे हैं बेटा आपको कि 6 नैनोमीटर का डायमीटर है, तो समझ जाओ ना, ये आपका एक्टिन ही होगा, ये आपका माइक्रोफिलामेंट ही होगा. क्योंकि आपका माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर तो कितना होता है? बड़ा होता है वो तो 20 से लेकर 25 जितना होता है वो. तो इसलिए आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन बी, माइक्रोफिलामेंट. बेटा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है नाउ. ओके, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कुछ देखे. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स सी एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन जो हमें यहाँ पे कवर करना है. राइट, एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन जो हमें एक बार देख लेना है, ताकि हमारा वो वाला पार्ट भी कवर हो जाए जो हमने यहाँ पे नहीं देखा था. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दैट. सो लेट्स मूव ऑन टू योर न्यू स्लाइड्स and let's move on to this. ठीक है, अभी स्लाइड्स आपके सामने आएंगी. क्या आपके सामने यहाँ पे स्लाइड्स आ चुकी हैं? Yes. Yes. Yes, sir. अब सुनिए मेरी बात ध्यान से. आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है. ठीक है, एनसीईआरटी ने कुछ ये बोला है कि क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, या फिर उन्होंने ये बोला कि उसके अलग अलग शेप होते हैं. वो शेप आपको यहाँ पे देखे रखे हुए हैं. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स. सो लीव्स के अंदर जो सेल होते हैं, बेटा याद रखना है, जो लीव्स में जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स. और वहां पे कई अलग अलग शेप के आपको क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं. लेंस शेप, ओवल, excuse me, spherical, discoid and even ribbon like. ठीक है, आपको अलग अलग शेप के मिल जाएंगे. ये इन्होंने बता दिया. उसके बाद इन्होंने क्या बोला, उसकी लेंथ बता दी. लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ रहती है आपकी 2 to 4 माइक्रोमीटर. तो ये भी उन्होंने मेंशन कर दिया. उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यार नंबर भी वेरी करता है. अगर आप क्लेमाइडोमोनास को अगर आप देखोगे तो उसमें होता है एक ही होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट. ये जो एक है ये क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं वो लोग. उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा वो आपको एक ही मिलेगा. जबकि कई सारे दूसरे सेल जो आपके होते हैं उसके अंदर आपको 20 to 40 पर मेसोफिल सेल आपको मिल जाता है. जैसे आपका लीव्स के अगर आप देख लोगे तो लीव्स के अंदर आपको 20 से 40 आपको मिल जाएंगे लीव्स के मेसोफिल सेल के अंदर. लीव्स के मेसोफिल सेल के अंदर ये चीज मेंशन की हुई, ये आपको याद रखनी है. तो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. राइट, बड़ी सिंपल चीज. इसमें बेटा देखो बेटा, ये जो हम कर रहे हैं ना ये वाला पार्ट, ये बेसिकली कराया इसलिए जा रहा है ताकि आप ये वाला जो पार्ट है एनसीईआरटी का वो आप याद रख लो, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो. दैट्स व्हाई वी आर जस्ट रनिंग थ्रू दिस थिंग. एक ही हो गया. देन ये वाला सेंटेंस भी आपको याद रखना है. थैलाकॉइड आर अरेंज इन अ स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड एज अ ग्रेना. थैलाकॉइड को अगर आप अरेंज करते हो कॉइन की तरह तो उसे हम ग्रेना बोलते हैं. ग्रेना के अलावा एक और यहाँ पे नाम देके रखा हुआ है, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी योर द इंटरग्रेनल थैलाकॉइड. इंटरग्रेनल थैलाकॉइड आपको याद रखना है, इसलिए ये यहाँ पे लिखा गया है. सो इंटरग्रेनल थैलाकॉइड और ग्रेना एक ही चीज होती है. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, मीनाक्षी आपके एंड पे नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या बेटा? आई एम अज्यूमिंग दैट कि नेटवर्क का थोड़ा आपके एंड पे शायद इशू आ रहा होगा. कुछ मिस हो जाए तो बता देना. सो इंटरग्रेनल थैलाकॉइड इज समथिंग व्हिच इज बीन आल्सो बीन कॉल्ड एज अ ग्रेना. ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ, ये आपको याद रखना है. ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट देखते हैं. अच्छा, आप इतना तो जानते हो कि अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं किसी चीज को फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं किसी चीज को फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ये लोअर है और यहाँ पे काफी हाई कंसंट्रेशन है, तो ये मेरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट.
और ये करने के लिए मेरी लगती है एनर्जी। इतना तो सब लोग जानते हैं, Yes, Yes, sir. sir. इतना सबको क्लियर है कि यार ये अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे Yes. ट्रांसपोर्ट, तो एक तो यहाँ पे प्रोटीन चैनल तो लगेगा, उसके अलावा यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा आपके एटीपी का। सो एटीपी हैज टू बी इन्वेस्टेड ओवर हियर, कई सारे एटीपी आपके यहाँ पे लग जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझना है, आपको यहाँ पे याद ध्यान रखना है कि जब ये मूवमेंट आपका हो रहा है, दिस इज हैपनिंग फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, वो है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ पंप जो कैरी आउट करता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विच इज इन्वॉल्व इन योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। यू हैव समथिंग लाइक योर सोडियम पोटेशियम पंप, और इस पंप का काम होता है, दिस इज वेल नोन फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जाना जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। मतलब ये बिल्कुल आपका एनर्जी यूज करता होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, देन ऑल्सो मीन्स वन थिंग, इसने एनर्जी यूज करनी है, ये अपना बढ़िया एनर्जी यूज करता होगा ये सब करने के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार ये ट्रांसपोर्टर जो है आपका यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, ये आपको दिखेगा कहाँ पे? तो इसका आपको एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूंगा, समवेयर ओवर हियर। आपने न्यूरॉन देखा है कभी, मतलब पिक्चर या फोटो भी देखी न्यूरॉन की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें एक होता है समथिंग नोन एज साइटोन करके, वो आपका एक चीज होती है, Yes, sir. साइटोन आपका होता है उसके अंदर, फिर डेंड्राइट्स होते हैं उसके अंदर, और उसमें होता है एक एक्सॉन होता है, एक्सॉन लेगा। फिर न्यूक्लियस भी होता है सर। क्या होता है बेटा बताना? सर न्यूक्लियस हाँ, न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा बिल्कुल। एंड प्लेट एंड नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया। ठीक है, सम काइंड ऑफ प्लेट, ऑलराइट। अच्छा सुनो 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 सुनो, तो देखो यहाँ पे है क्या ना, ये वाला पार्ट है आपका, ये है साइटोन, दिस इज समथिंग इज गोइंग टू बी साइटोन। ये आपके डेंड्राइट्स हैं यहाँ पे, ये आपके अलग अलग जो यहाँ पे निकल रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी, दीस आर ऑल माय डेंड्राइट्स। तो ये है मेरे यहाँ पे डेंड्राइट्स, और ये है मेरा एक्सॉन एंडिंग। हाँ जी, ये है मेरा यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग यहाँ पे, और ये वाला पार्ट है मेरा यहाँ पे एक्सॉन। दिस कंप्लीट पार्ट इज गोइंग टू बी योर एक्सॉन, दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सॉन। ये जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, उस पे लगा हुआ होता है मेरा सोडियम पोटेशियम पंप, याद रखना। ये जो एक्सॉन की मेरी यहाँ पे मेम्ब्रेन लगी हुई है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होंगे मेरे कई सारे सोडियम पोटेशियम पंप, और ये आप पढ़ोगे चैप्टर 21 के अंदर कि इनका काम क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना रख लो कि सोडियम पोटेशियम पंप अगर आपके सामने टर्म है, याद रखना ये मिलता मुझे कहाँ पे, इट इज सीन ऑन द एक्सॉन मेम्ब्रेन। ये आपकी जो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है आपकी न्यूरॉन्स के अंदर, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या ये सिर्फ वहां मिलेगा? ये और भी जगहों पे कई बार मिल जाता, काफी जगहों पे आपको मिलेगा देखने के लिए, बट आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्लीज नो दिस थिंग। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. So that is one thing you have to know. It is going to be a sodium potassium pump. आपको इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है इसका, और काम करता है एक्टिव, it is going to be something going to be doing the active transport. Alright. इसके बाद तो इतना आपको इसके अंदर याद रखना, यही आपको वहां पे मेंशन किया हुआ एनसीईआरटी के अंदर भी। नाउ एक चीज याद रखना, जब आप आरबीसी की बात करते हो ना, आरबीसी आपका सबसे बढ़िया मॉडल होता है टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आरबीसी इज द बेस्ट मॉडल, it's a best model to study plasma membrane, plasma membrane। अब मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है। Let me tell you why this is going to be the case। अगर आप देखोगे आरबीसी को तो उसके अंदर कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं है, मेजर ऑर्गेनल्स उसके अंदर नहीं है, तो बेसिकली आरबीसी में ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ मिलता है हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आपको वहां पे दिखती है, और अंदर और कुछ नहीं मिलता आपको देखने के लिए आरबीसी के अंदर। तो फायदा इससे ये होता है कि अगर मुझे उसमें से निकालना हो मेम्ब्रेन को तो बड़ा आसान होता है। एज अ सेल बायोलॉजिस्ट, एज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, अगर मुझे निकालना हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल में से, तो आरबीसी से निकालना ज्यादा आसान होगा मेरे लिए, क्योंकि उसमें से मुझे बाकी चीजों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो दूसरे सेल में क्या होता है, आपको सब छाटना पड़ता है, गोल्गी नहीं चाहिए, साइटोस्केलेटन नहीं चाहिए, अदर थिंग्स यू डोंट नीड टू हैव, यू ओनली नीड टू हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी आपके पास कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो उसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइसोलेट करना काफी आसान होता है। तो याद रखना, दैट्स व्हाई इट्स अ बेस्ट मॉडल, दैट्स व्हाई ये आपका सबसे बढ़िया मॉडल होता है टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो कभी अगर आपको ऑप्शन मिलता है या कभी आपको कोई पूछता है कि सबसे बढ़िया मॉडल कौन सा होता है टू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट हैज टू बी ऑलवेज आरबीसी, बिकॉज इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है और मेम्ब्रेन होती है, कोई मेजर ऑर्गेनल नहीं है, ना ही न्यूक्लियस है, ना ही डीएनए का चक्कर है, सो यू कैन एक्चुअली सेपरेट देम आउट वेरी इजीली। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझा? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Why we are using this clear to, ठीक है? Now the detailed structure of membrane was studied only after advent of the electron, ये लोग कह रहे कि detailed structure हमने देखा था after discovery of electron microscope. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially on human RBC, enabled scientists to deduce the possible structure of membrane. तो यार उन्होंने वही वो मेंशन किया कि मेनली जो स्टडी की थी वो आरबीसी के ऊपर ही की थी। Now, in human beings, membrane of erythrocyte approximately have 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ये याद रख लेना, ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन, तो याद रखना आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको 52% मिलता है आपका प्रोटीन और 40% आपको मिलता है यहाँ पे आपका लिपिड। तो ये एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, इट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लैजेला की, फटाफट बात करते हैं यहाँ पे फ्लैजेला की। फ्लैजेला के अंदर मुझे अरेंजमेंट कौन सा मिलेगा? 9 plus 0. 9 plus 2. कौन था ये? 9 plus 2. 9 plus 2 बेटा, 9 plus 2 डबलेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपका बना होता है ऑफ योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। एवरीथिंग इज मेड ऑफ योर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, बैक्टीरिया के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजेला थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको बस ये चीज यहाँ पे बनाना चाहूंगा, आपको याद रखना है दैट इन योर बैक्टीरियाज, दैट मींस इन द प्रोकैरियोट्स, फ्लैजेला जो आपका रहेगा that is going to be slightly different, that is going to be slightly different than eukaryotic cell, than your eukaryotic cell, इससे थोड़ा आपका ये अलग होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि बैक्टीरियल फ्लैजेला आपका थोड़ा अलग रहता है फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल से, आपका थोड़ा ये थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। तो अलग इसमें क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। तो कभी अगर आपको स्टेटमेंट आती है ना दैट बैक्टीरियल फ्लैजेला एंड द यूकैरियोटिक फ्लैजेला आर गोइंग टू बी द सेम, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसके अंदर वो स्टेटमेंट था, जिन्होंने करके मुझे भेजा है दे नो दैट कि वो स्टेटमेंट जो आपकी वहां पे वो आपकी गलत स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी राइट स्टेटमेंट, वो आपकी गलत स्टेटमेंट है। बैक्टीरियल फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला आर गोइंग टू बी टू डिफरेंट थिंग्स, लाइक दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सेम नहीं होता बिल्कुल। तो यहाँ पे देख लो आप, बैक्टीरिया शो द रेंज ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला। Bacterial flagellum is composed of 3 parts, filament, hook and basal body। मैं चाहता हूं कि आप ये 3 टर्म्स को आप याद रखो। बैक्टीरियल फ्लैजेला के अंदर आपको 3 टर्म मिल जाएंगे, फ्लैजेला, हुक एंड बेसल बॉडी। कोई आपको स्ट्रक्चर उसका नहीं पूछेगा, कोई आपको पूछेगा नहीं कि हुक पहले आता है बेसल बॉडी बाद में आता है, कुछ क्वेश्चन आने वाले है नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि ये 3 चीजें आपको मिलती है बैक्टीरियम फ्लैजेला के अंदर, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। The filament is the longest portion, वो हम जानते हैं, and that is attached to the surface. So that is the only thing you have to know. Filament, hook and basal body, ये 3 चीजें आपको यहाँ पे याद, these are the only 3 things you have to remember over there, ठीक है। क्या ये वाला पार्ट आपको क्लियर है यहाँ पे? Is this part clear to you? Yes, sir. Yes, sir. कभी भी आप ये नहीं सोचोगे कि दोनों एकदम डिट्टो सेम होते हैं, डिट्टो सेम नहीं होते, कुछ आपको एट द मॉलिक्यूलर लेवल उसमें आपको डिफरेंस आपको दिख जाता है, और वो डिफरेंस की वजह से आपको ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे हमने लगा के रखी है यहाँ पे, ठीक है। Now, so these are the things we have seen. Now what we can do, we can have a look at few questions. कुछ questions यहाँ पे हम लोग देखते हैं। Let's quickly have a look at few questions in terms of the portion what we have done. जल्द से जल्द यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन पहले हम निकाल के देखते हैं यहाँ पे। ये भी नीट का क्वेश्चन है। एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर, इनमें से किसके अंदर आपको आउटर कवरिंग एब्सेंट होती है? चैट में आंसर करेंगे आप लोग मुझे, इनमें से किसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग एब्सेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियोलस। क्या आंसर होगा इसके अंदर? आंसर आपके आने चालू हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सबके सब गलत है यहाँ पे, सबने एक ने भी बोल दिया, सबने भी बोल दिया। लाइसोसोम में मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम डज हैव अ मेम्ब्रेन बेटा, दे डज हैव अ मेम्ब्रेन, इसमें तो मिलेगी बेटा। आप लोग कैसे भूल सकते हो? इट्स अ पार्ट ऑफ अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें तो मेम्ब्रेन होगी ना ऑब्वियसली।
इट्स अ पार्ट ऑफ योर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये नहीं है आंसर। न्यूक्लियोलस बेटा, न्यूक्लियोलस। क्या हमने कभी बोला था कि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन होती है? नहीं बोला था। न्यूक्लियोलस के अंदर आपको कभी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलती, कोई आउटर मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं मिलती। क्या करता है न्यूक्लियोलस हमारा? करता क्या ही है? राइबोसोम्स की फॉर्मेशन। याद रखना बेटा, ये सब बिल्कुल सही। राइबोसोम्स फॉर्मेशन एंड इवन योर आरआरएनए फॉर्मेशन। इतना भी ये भी ऐड कर सकते हो आप। आरआरएनए एंड राइबोसोम फॉर्मेशन आपका करेगा आपका न्यूक्लियोलस। ये सब भूलना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम आर सेंटर फॉर, ये मैंने नहीं कराना, ये बड़ा सिंपल है। सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस मैंने कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला देख के बताओ ध्यान से। लाइसोसोम्स आर रिच इन व्हाट? लाइसोसोम्स आर गोइंग टू बी रिच इन व्हाट? न्यूक्लिक एसिड, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट और हार्मोन्स। क्या इसके अंदर आपको मिल जाएगा सबसे ज्यादा? हाँ जी, ये सही है आप लोग का आंसर। अब दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। यस, इट इज माय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये आपके मिल जाता है आपको लाइसोसोम्स के अंदर, बिल्कुल। अब इसे ध्यान से देखो और इसे करो, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि पॉलीटिन क्रोमोसोम क्या होता है, लैम्ब्रेस क्रोमोसोम क्या होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं और इसे हम करते हैं। हमें इनमें से ढूंढना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट मैच है। आई रियली वांट टू सी कौन इसे सबसे पहले करता है। इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट मैच है? आराम से देखना, चारों को आराम से देखना। ऐसा नहीं कि एक ही देखा, चारों को आराम से देखो। पहला है लैम्ब्रेस क्रोमोसोम डिप्लोटिन बाइवेलेंट, ठीक है, इसको मैं साइड में रखता हूँ, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। एलोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम, ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है, इसको लेकर मैं कभी गलत नहीं हो सकता, ये तो मेरा सही है। वेरी गुड सोनम। देन यू हैव सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसके बारे में मैं नहीं जानता, ये एल शेप दिखता है नहीं दिखता मैं नहीं जानता, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ 2 मिनट के लिए। एंड देन डी में यहाँ पे देखता हूँ। डी मेरा यहाँ पे क्या है? पॉलीटिन क्रोमोसोम, oocyte ऑफ द एम्फीबियन। बिल्कुल गलत है बेटा, ये बिल्कुल गलत है। ये हमने किया था, जो लोग नए थे उनको भी मालूम होगा। बिल्कुल यस, जिन्होंने भी डी किया दैट्स राइट। सोनम वाज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर दिस। डी जो आपका यहाँ पे है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप जानते हो पॉलीटिन क्रोमोसोम आपको मिलता है इन द स्लैवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। स्लैवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला, तो आप जानते हो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब एक चीज आप यहाँ पे समझो, जब आप ये 4 ऑप्शंस आप देखते हो ना, जब आप ये 4 ऑप्शंस को आप देखते हो, आपको ए के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं, आपको नहीं मालूम, इसने आपने इसे साइड में रख दिया। सी वाला जो था यहाँ पे, सी आपको गलत लग रहा था यार, ये एल शेप क्रोमोसोम तो दिखता नहीं है, तो आपने इसे भी साइड में रख दिया 2 मिनट के लिए, राइट। कई बार क्या होता है, आप इसको टिक कर दोगे कि यार ये गलत आपका ऑप्शन है, और आप इसको लाइक एज अ सही आंसर की तरह आप इसे ले लोगे। बट आपने क्या किया, आपने चौथे ऑप्शन को आपने देखा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ये गलत था। You know this. The fourth option was completely wrong, and that's why you know it's a right answer. तो कई बार क्या होगा ना, कई बार ऐसा होगा जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, आपके क्वेश्चन के बाद जो ऑप्शंस होंगे वो कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, आपने कभी भी सुने नहीं होंगे, वो ऐसे ऑप्शन आपको निकाल के दे देंगे। लेकिन आपको वहां पे पैनिक नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आपका एकदम एविडेंट सही ऑप्शन आपका वहां पे क्या है। यू हैव टू लुक फॉर अ राइट आंसर जो आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखो इन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पे ऑप्शन देके रखा हुआ है कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो इवन अगर आपको कोई एलियन वाले ऑप्शन दिख भी जाते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, आप उसे इग्नोर करो या उसे लाइक देख लो, और लेकिन सारे ऑप्शन देखने के बाद you will be able to find the right answer very easily. So that is something you can find over here as well. Good work, nice. ठीक है, now ध्यान से करना इसे। The structure that are formed by stacking of organized flattened membranous sac in the chloroplast. कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? हाँ जी, राइट, वेरी गुड दिव्यांशी एंड ऑल ऑफ यू हु आर आंसर्ड, पारुल, यस, राइट, ऑल ऑफ यू, यस, दैट्स माय ग्रेना, ट्रू, वेरी गुड रजत सिंह, एवरीवन। हाँ जी, एक हम ये क्वेश्चन करते हैं, लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट दिस असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे होता क्या है ना, देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट देके रखे हुए यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट आप यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, एक ये स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे। आप मुझे बताओ कि अनम्यूट करके बता सकते हो आप लोग, क्या ये गलत है या सही है स्टेटमेंट? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, सही है गलत है? अच्छा, आप लोग की आवाज कट रही है, बट ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करना है आपको फोटोसिंथेसिस, कोई हेल्प नहीं करनी उसने उसके अंदर। सो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका रीजन भी लिखा हुआ इन लोगों ने, कुछ देखते हैं रीजन क्या लिखा हुआ इन लोगों ने।
माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन, क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, अब आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ इन लोगों ने? ऑप्शंस में लिखा है इन लोगों ने, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू देन रीजन इज ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों सही है ही नहीं, तो ये तो आपका हट गया, ये तो गलत आंसर है। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी आपका गलत, तो ये भी हो नहीं सकता क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। इफ assertion is true and reason is false, ये भी गलत है क्योंकि assertion true नहीं है, so option D is going to be my right answer. Both assertion and reason are going to be false. इस तरीके से आपको इसे देखना है, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। इसके मैं आपको और भी कई सारे एग्जांपल्स दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, तो आप सॉल्व करके किसे लाइक इफ यू विल हैव अ हैंड ऑन दिस, सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर क्योंकि दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत है। ठीक है, नाउ ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसे सॉल्व करेंगे। अगेन ये नीट का क्वेश्चन रह चुका है पहले। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ढूंढ के निकालनी है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, लेट मी सी कौन पहले से आंसर करता है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, तो ये तो आपका सही है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, राइट सिल्की, दैट्स वेरी गुड। Chromoplast contains water-soluble carotenoids, pigment like carotene and xanthophyll. Chromoplast में contains water-soluble carotenoid pigment like carotene and xanthophyll. ये आपका statement 2 है। Statement 3 मेरा यहाँ पे ये है, plastid is easily observed under the microscope. That is a true statement. जो लोग मुझे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका कहना यह है कि बी ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बी ऑप्शन गलत क्यों है? कृष्णा, आप बता सकते हो? कृष्णा, मीनाक्षी, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाई बी इज इनकरेक्ट एज पर यू? या मुझे कोई बता सकता है? हिना, आप बताना चाहोगे कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है? या कोई भी? क्रोमोप्लास्ट कलर देता है प्लांट की लीव्स को और वाटर नहीं। और कोई what is there is wrong in this statement? B statement आपके यहाँ पे गलत क्यों है आपके हिसाब से? वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नहीं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता। और कुछ? एनीवन? सिल्की, आप बताना चाहोगे ये गलत क्यों है स्टेटमेंट मेरा? बेटा क्लोरो, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लिखा क्या है, आराम से देखो। क्रोमोप्लास्ट कंटेन वाटर सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड xanthophyll। बिल्कुल, क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपके कैरोटीन भी आपको मिल जाता है देखने के लिए और आपको xanthophyll भी देखने के लिए आपको मिल जाता है, पर ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता, ये होता है आपका लिपिड सोल्यूबल। सो इट इज नॉट वाटर, इट्स गोइंग टू बी बेसिकली लिपिड सोल्यूबल। ये आपका लिपिड सोल्यूबल होगा, आपका वाटर सोल्यूबल नहीं होता, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये जो पिगमेंट्स होते हैं वाटर सोल्यूबल नहीं होते, सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसलिए आपको एनसीईआरटी थॉरली पढ़नी है, ये हम कर चुके हैं पहले भी। वी हैव टेकन आउट द स्टेटमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड वी हैव डन दिस। ये आपका लिपिड सोल्यूबल होता है, इट इज नॉट गोइंग टू बी वाटर सोल्यूबल, सो दैट्स व्हाई इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टैंड दिस थिंग? यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, इसलिए आपका सही स्टेटमेंट नहीं रहता, इट इज बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी सब सही है, प्लास्टिक माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, बिल्कुल सही बातें दिख जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। ये सब आपके यहाँ पे सही होगा बेटा, लेकिन बी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो प्लीज पे अटेंशन टू दोस स्टेटमेंट व्हाइल डूइंग देम। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक बार फिर, इनमें से कौन सी आपके यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? आराम से देखो। सेंट्रियोल्स फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैरेला, क्या ये सही है गलत है? अनम्यूट करके बता दो, क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है या गलत है? Sir, true है। सही है। स्टेटमेंट, राइट, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही, राइट। Centrioles give rise to spindle fibers at a time of cell division in the animal cell, क्या ये सही है गलत है? सर ट्रू। सही है। बिल्कुल सही है, सेंट्रियोल्स आपका स्पिंडल फाइबर बनाएंगे during the cell division, that's a true statement. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles, क्या ये सही है या गलत है? Yes, sir. Yes, sir. सही है। बिल्कुल सही है। थर्ड देखो आप,
पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ सेंट्रियोल्स आर डबलेट। इसमें गलत क्या है, गलत क्या है मुझे बता दो, क्या है गलत इसके अंदर? You have to explain ना that what is wrong in this। अगर आप कह रहे हो कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है, मैं लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, वेरी ट्रू, बट ये गलत क्या है इसके अंदर, स्टेटमेंट गलत क्या आ रहा है फिर? सर इसमें डबल नहीं होता है, तो क्या होता है फिर? सर 3 होते हैं इसमें। एग्जैक्टली ये यहाँ पे आपका होता है ट्रिपलेट, वेरी गुड, ये आपका यहाँ पे ट्रिपलेट होता है और इसलिए दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटा एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि नीट में आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा तभी तो आप आंसर पे आ पाओगे। इट्स नॉट गोइंग टू डबलेट, इट्स गोइंग टू बी ट्रिपलेट इन सेंट्रियोल्स, सो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी राइट, दैट इज योर आंसर ओवर हियर, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर होगा। काफी सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, यू विल हैव टू डू अ लार्ज चंक ऑफ क्वेश्चंस टू गेट अ हैंड ऑन दिस। देखो इसका कोई ना अल्टरनेटिव नहीं होता, याद रखना बेटे, प्लीज रिमेंबर वन थिंग ओवर हियर वेरी क्लियरली, ये चीज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आप